नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि बढ़िया ही हो। चलो आगे चला। हम पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अड़कों को रिपीट मारा तो हमने अब तक पढ़ लिया था कि आधुनिक युग से पहले क्या सभी संस्कृतियां जुड़ी हुई थी या नहीं थी। तो उसके लिए हमने कहा पढ़ा था कि हाँ भाई जुड़ी हुई थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सिल्क मार्ग जुड़ा हुआ था, किस प्रकार से हमने भोजन की यात्रा की थी, इन सब के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार से यूरोपीय जो लोग थे वो अमेरिका को उन्होंने उपनिवेश बनाया था, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो है 19वीं शताब्दी। कि 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से जो पूरा विश्व है वो एक प्रकार से एक रूप में बनने का प्रयास कर रहा था। यानी किस प्रकार से सारा विश्व जो है उसके प्रमुख भाग एक दूसरे से जुड़ रहे थे, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, और आज जो वर्तमान का विश्व है वो बनने का कार्य हो रहा था। तो इसके तहत हम 19वीं शताब्दी को पढ़ेंगे। उस समय किस प्रकार की स्थिति, तो अगर उस समय हम गौर से देखें तो उस समय 3 प्रकार के प्रवाह हो रहे थे। कितने? 3। अगर उस समय की हम स्थिति देखेंगे तो 19वीं सदी के अंदर केवल लगातार जो परिवर्तन है वो तेजी से हो रहे थे। तेजी से जो है वो बदलाव हो रहे थे, तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, समय का पहिया एकदम तेज गति से चल रहा था, परिवर्तन पर परिवर्तन चल रहे थे। और इनके अंदर 3 प्रकार के प्रवाह हो रहे थे जो उस समय के अर्थशास्त्रियों ने बताए थे। नंबर 1 प्रवाह, कोई लाइन से याद करने की कोई आवश्यकता को नहीं, बस याद होना चाहिए, श्रम प्रवाह। नंबर 2 वस्तु प्रवाह, और नंबर 3 पूंजी प्रवाह। ये 3 प्रकार के जो प्रवाह हैं ये उस समय हो रहे थे। अब यहां प्रवाह का मतलब बहना नहीं है, यहां प्रवाह का मतलब है स्थानांतरण, कि किस प्रकार से उनकी जरूरत के हिसाब से वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे। तो श्रम प्रवाह यानी श्रम यानी मजदूर, यानी मजदूर लोगों का प्रवाह, यानी मजदूरों का स्थानांतरण बोल दो, या मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थानों की ओर जाना बोल दो, यानी मजदूरों का स्थानांतरण, कि किस प्रकार से मजदूर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए। ठीक इसी प्रकार से वस्तुओं का प्रवाह, किस प्रकार वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गई। और इसी प्रकार नंबर 3 पूंजी का प्रवाह, किस प्रकार से जो धन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गया। यानी हमें इन 3 प्रवाह को पढ़ना है, और जब ये 3 प्रवाह होंगे तभी जो पूरा विश्व है उसकी अर्थव्यवस्था का उदय होगा। यानी विश्व एक दूसरे से जुड़ेगा और एक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका उदय होगा। अब हमें यह पढ़ना है कि किस प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका उदय हुआ था। तो चलो इसको हम करते हैं प्रारंभ। अगर हमें विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय को पढ़ना है तो हमें एक उदाहरण ले लो, या मान लो कि एक फैक्टर है, उस फैक्टर के आधार पर ही जो है हम इसको पढ़ सकते हैं, वो है ब्रिटेन। क्योंकि उस समय की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अंदर विश्व को एक तरीके से जोड़ने का काम जो है वो यूरोप ने यानी ब्रिटेन ने किया था। यानी विश्व की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से जुड़ रही थी उसके अंदर ब्रिटेन की बहुत बड़ी भागीदारी थी। यह भागीदारी सकारात्मक रूप से नहीं थी, नकारात्मक रूप से थी, यानी स्वयं के स्वार्थ के लिए भागीदारी थी। इसने कोई वैसे नहीं कि कोई अच्छे उद्देश्य के लिए इसको ये किया नहीं था, बल्कि इनकी जो भागीदारी थी वो एक नकारात्मक रूप से थी, क्योंकि ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। तो अगर हम ब्रिटेन और यूरोप का अगर कि पूरी उसके आसपास की घटनाओं की अगर बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार विश्व एक दूसरे से जुड़ा और किस प्रकार से इन तीनों का प्रवाह हुआ और विश्व की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे एक साथ बननी प्रारंभ हो गई और उनका जो है एकीकरण होना चालू हो गया। तो अगर उस समय हम 18वीं सदी के आसपास ब्रिटेन की बात करें तो उस समय ब्रिटेन की जो स्थिति है वो मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई खास ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहां पर क्या है, आबादी बढ़ रही थी, यानी यहां की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही थी। अब आपको पता है कि जब लोगों की संख्या बढ़ती है, भाई एक जगह पे पहले 2 लोग रह रहे तो उनकी लिए जो सुविधाएं हैं वो कम चाहिएगी। अगर एक जगह पर उसी समय 50 लोग आ जाए तो उनके लिए सुविधाएं ज्यादा चाहिएंगी। ठीक ये यहां पर हो रहा था कि जब इनकी आबादी बढ़ रही थी, यानी जब इनकी आबादी बढ़ रही थी तो ये निश्चित है कि यहां पर भोजन की जो मांग है वो भी बढ़ेगी। भोजन की मांग बढ़ रही थी। अब आपको पता आबादी अगर बढ़ रही है तो भोजन की मांग भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ ऐसे प्रत्येक चीजों की जरूरत पड़ेगी जो किसी व्यक्ति की भौतिक सुविधाएं, अब उन सब की मांग भी बढ़ेगी।
रोजगार भी बढ़ेगा और उस समय बेरोजगारी भी बढ़ गई, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार कैसे दें, इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ गई। और जब ऐसी स्थिति आती है तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, डामाडोल होती है, यानी अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो इनमें क्या हुआ कि इनकी आबादी लगातार बढ़ रही थी, भोजन की मांग बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए यहां की जो सरकार थी उसको फैसला तो क्या लेना चाहिए था, लेकिन उसने एक गलत फैसला ले लिया। या मान लो कंगाली में आटा गीला वाली कहानी कर दी गई। एक तो समस्या आई और समस्या इसने बढ़ा दी, वो थी कॉर्न लो। कॉर्न लो, कॉर्न को हिंदी में बोलते हैं मक्का। कॉर्न लो यानी यहां की सरकार ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम था कॉर्न लॉ। इन्होंने किया तो सही के लिए था, पर इनके ये उल्टा पड़ गया। कैसे पड़ गया? इन्होंने कॉर्न लॉ बनाया था जिसके अंदर इन्होंने ये कह दिया था कि अब जो है बाहर से, यानी इनका जो है मक्का जो ये जो बाहर से खरीद रहे हैं, अब ये उस आयात को बंद कर देंगे। यानी बाहर से, यानी विदेशों से जो मक्का आ रहा है, ये उस मक्के को अब खरीदना बंद कर देंगे। क्यों? इन्होंने ये सोचा कि जब हम मक्का नहीं खरीदेंगे बाहर से तो ये निश्चित है कि जो यहाँ के लोग हैं वो मक्के की फसल और उगाएंगे, उसके लिए और खेती करेंगे, जिससे कि इनको रोजगार भी मिल जाएगा और भोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन ये इनके उल्टा पड़ गया। ये इनके उल्टा कैसे पड़ गया कि जब बाहर से मक्का आना बंद हो गया, जैसे मान लो कि यहां पर कोई 5 ही चीजें भाई, ठीक है, लेकिन इनको जरूरत 10 की है। अब बाहर से ये 5 चीजों की पूर्ति करे थे, अब वो बाहर से आनी बंद हो गई, तो इनके पास तो इनकी 5 ही है ना। तो इससे क्या हुआ कि इनके पास चीजों की संख्या कम होगी, और जब संख्या कम होती है तो महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। ये निश्चित है कि भी खरीदने वाले हैं 10 और चीजें हैं 3, तो वो ऊंचे दामों में ही बिकेगी। वो समस्या खड़ी हो गई थी उस समय के ब्रिटेन में कि यहां पर जो है संख्या कम हो गई, जिसके कारण महंगाई और बढ़ गई। इन्होंने किया था फायदे के लिए और अब महंगाई और बढ़ गई, इससे इनका नुकसान और ज्यादा हो गया। इन्होंने देखा कि भाई आ तो उल्टी पड़ गई, करने के जा रहा होगी कि, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत जो है कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया कि भाई कॉर्न लॉ वगैरह हम लागू नहीं करेंगे। अब इन पे ये भी उल्टी पड़ गई। अब ये कैसे पड़ी, उनको पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये किया कि भी कॉर्न लॉ चलो ठीक है भाई, ये सही नहीं बैठा तो इसको खत्म कर देते हैं। अब ये उल्टा कैसे पड़ गया कि जो इतने दिन बाहर के जो देश थे उन पर पाबंद लगाया हुआ था कि भी बाहर से मक्का नहीं आएगा। अब जैसे ही उनको वहां से छूट मिली, इन्होंने यहां पे क्या किया, मक्का सप्लाई करना चालू कर दिया। अब जब यहां पर हर जगह से मक्का आना चालू हो गया तो यहां पर मक्का हो गया ज्यादा, यानी यहां पर फसल हो गई ज्यादा। अब यही नियम होता है बाजार का, तो कि अगर कम है, डिमांड ज्यादा हो जाएगी उसकी, तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर डिमांड है ही नहीं तो महंगाई घट जाएगी। अब क्या हुआ कि जब इतना सारा एक साथ में आ गया तो अचानक से जो है वो महंगाई नीचे चली गई। अब देखो सर, महंगाई अगर नीचे चली है, नीचे गई है, तो इससे तो फायदा हुआ है भाई। अगर महंगाई कम हुई है, चीजों के दाम गिर गए हैं, तो उससे तो फायदा हुआ है। फायदा तो हुआ है, लेकिन यहाँ के जो ब्रिटेन के मूल किसान हैं उनको इससे नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया कि जब बाहर से जो मक्का इतने दिनों तक नहीं आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, अपने भी जो जहां पर रह रहे थे वहां पर मक्का और उगाना चालू कर दिया कि भी इस उम्मीद से उगाया कि भी हमारे पास जो मक्का है अब वही यहाँ पर बिकेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा मक्का उगाएंगे, जिससे बाजार में उसके दाम ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि बाजार में उसके दाम बढ़ रहे थे। अब जैसे ही कॉर्न लॉ खत्म हुआ तो वहां पर जो मक्का बाहर से आ गया, इसलिए क्या हुआ, मक्का ज्यादा हो गया, तो उनका दाम क्या हो गया, नीचे हो गया। अब जो वहां के मूल किसान थे उनको अपनी फसल वो कम रुपए में बेचनी पड़ी, और उन सबको लगभग घाटा हो गया। और इतना घाटा हुआ कि ये बताते हैं कि उस समय न जाने लाखों लोगों ने जो है खेती छोड़ी थी। ऐसी स्थिति हो गई थी। यानी वहां के जो मूल किसान थे वहां पे ये स्थिति हो गई थी कि कई स्थान ऐसे हो गए थे कि वहां के जो मूल किसान हैं उन्होंने विशाल क्षेत्र पे, यानी बड़े बड़े क्षेत्रों पे जो है वो खेती छोड़ दी थी। बड़े क्षेत्र पर जो है खेती जो है अब करना बंद हो गया था। यानी वहां के जो मूल किसान है उन्होंने बड़े क्षेत्रों पर खेती करनी बंद ही कर दी थी। उनको इतना नुकसान हुआ था। तो उल्टा तो पड़ गया ना कि भी जब इन्होंने पहले बंद किया तो महंगाई बढ़ गई। अब जब महंगाई घटी तो इनके जो मूल किसान है
उनको नुकसान हो गया, जिसके कारण बड़े क्षेत्रों पर जो खेती एक साथ बंद हो गई। अब एक साथ जब बड़े क्षेत्रों पर खेती बंद होगी तो वो उतने लोग और बेरोजगार हो गए, यानी इनके समस्या खड़ी हो गई, यानी समस्या वहीं की वहीं आ गई। जिसके लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया था वो पूरे का पूरा प्रयास उल्टा पड़ गया। अब आप कहोगे सर यहां तक ना तो विश्व अर्थव्यवस्था का उदय आया, कि ना तो श्रम प्रवाह आया, ना पूंजी प्रवाह आया और ना ही वस्तु प्रवाह आया। अब वो तीनों के तीनों आएंगे। यानी यहां तक हमने ये सिनेरियो समझ लिया कि अगर यहाँ की सरकार कोई नियम ला रही है वो भी इनके उल्टा पड़ रहा है खेती संबंधित, और अगर उसको हटा रही है तो वो भी इनके उल्टा पड़ रहा है। तो इनकी सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम खेती का जो हमारी फसल की जरूरत है उन वस्तुओं को, उन फसलों को दूसरे क्षेत्रों में उगाएं और अपने तो जो उनके द्वारा जो है या इस प्रकार से करें कि हमारी बेरोजगारी भी खत्म हो जाए और हमारे पास पैसा भी आ जाए। क्योंकि भोजन की मांग तो बढ़ रही है भाई, अब महंगाई कम होगी, वहां पर चीजों की डिमांड कम होगी, सॉरी चीजें जो है उनके रुपए कम हो गए तो उनकी डिमांड अब बढ़ेगी। इनको सामान मिलने लग गया तो इन्होंने क्या किया भाई, ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ने लगी। भाई कम रुपए में चीज होती है ना, तो व्यक्ति देखता है कि एक की जगह दो ले लें, तो वो इन्होंने किया, ज्यादा खरीदने लग गए। तो अब इनको और चीजों की जरूरत थी, तो इनको लगा कि हम क्या करते हैं, हमारी जमीन पे इसको नहीं करके ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई प्रयास करते हैं जिससे क्या हो कि हमारी बेरोजगारी भी मिट जाए, हमारी भोजन की मांग भी पूरी हो जाए और हमारे व्यापार का व्यापार हो जाए, यानी हमें किसी भी प्रकार से जो है वो नुकसान होना नहीं चाहिए। इन्होंने इस प्रकार की जो है व्यवस्था करने की सोची। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग, जो भी देश इनके गुलाम थे, उनके उपनिवेश थे, उनसे और जिनसे इनकी संधियां थी, संधियां मतलब वैसे संधि नहीं कि जिनसे ये कह सकते थे या जिनके द्वारा इन्होंने संधि करके वहां पर खेती करनी चालू कर दी, यानी जो भी इनके औपनिवेशिक देश थे उनमें इन्होंने खेती की और कुछ देशों से बातचीत करके वहां पर अपने लोगों के लिए खेती करवाई, जिसमें एक था रूस, एक था अमेरिका और एक था ऑस्ट्रेलिया। यानी यूरोप में जो बढ़ती वस्तुओं की मांग थी, बढ़ती खेती की फसलों की वस्तुओं की जो मांग थी, जो फसलों की मांग थी, वो रूस ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और पूर्वी यूरोप ने पूरी की थी। अब गौर से सुनना कि जरूरत किसको है, ब्रिटेन को है, और उनके लिए खाना कौन बना रहा है, खाना कौन उगा रहा है, वस्तुएं कौन उगा रहा है, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ ये एक दूसरे से वस्तु प्रवाह के कारण जुड़े या नहीं जुड़े। अब ब्रिटेन से रूस भी जुड़ गया, ब्रिटेन से अमेरिका भी जुड़ गया और ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। किस लिए कि या तो वो उसको कोई फसल भेजेगा, गेहूं भेजेगा, कोई जवार भेजेगा, जो भी इनको चाहिए वो फसलें अब इनको ये प्रोवाइड करेंगे। यानी इन तीनों के खेतों, जो खेत जो हैं, इन तीनों की जो जमीन है उस पर अब यूरोप का पेट भरने के लिए, ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जो है वो फसलें उगनी चालू हो गई। तो ये क्या वस्तुओं का प्रवाह हुआ, नहीं हुआ, होया। यानी एक प्रवाह तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि वस्तुओं का प्रवाह है इस प्रकार से जो हुआ था। अब जब यहां से वस्तुएं यहां जाएंगी तो व्यापार नहीं होगा क्या, अगर व्यापार होगा तो पैसे नहीं कमाएंगे क्या, तो अर्थव्यवस्था भी जुड़ी या नहीं जुड़ी। तो धीरे धीरे देखो विश्व की अर्थव्यवस्था उदय हुई नहीं, यानी अब 4 राष्ट्र एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन ने पहले वस्तु प्रवाह के द्वारा एक दूसरे देशों को जोड़ा। अब ये देखो रूस और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अमेरिका जो है उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, तो अब अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, रूस है, इनमें खेतों में काम करने के लिए लोग तो चाहिए इनको भी, इनके पास इतने श्रमिक तो थे ही नहीं कि वो खेतों में काम करवा सके। तो और इतने बड़े तादाद पर जब दूसरे देश के लिए खाना उगाया जा रहा है तो श्रमिकों की जरूरत निश्चित रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी अब इनको मजदूर चाहिए। अब आपको पता है कि जो मजदूर चाहिए, अब खाना ब्रिटेन को चाहिए, विश्वार्थ किसका है, ब्रिटेन का, तो मजदूर भी कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रिटेन ही प्रोवाइड कराएगा। और ब्रिटेन ने कैसे प्रोवाइड कराए मजदूर, ब्रिटेन ने प्रोवाइड कराए ऐसे कि जो इसके औपनिवेशिक देश थे, यानी इनके जो औपनिवेशिक देश थे यानी गुलाम देश थे, जो इनके गुलाम देश थे उनसे, जिनमें एक अफ्रीका भी था, भारत भी था, इन देशों से इसने क्या किए, लोगों को जो है इन क्षेत्रों में भेजना चालू किया। यानी क्या किया, गौर से सुनना, इन्होंने क्या किया, अपने जो औपनिवेशिक देश थे, ब्रिटेन ने क्या किया, अपने जो औपनिवेशिक देश थे वहां से, अफ्रीका से, जो अफ्रीका इनका गुलामी देश था, भारत इनका गुलाम देश था, यहां से लोगों को, और साथ साथ में यूरोप के जो लोग थे उनको भी कहा कि भाई आप में से भी जो जाना चाहता है वो भी रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर
खेती कर सकता है या उनको जो भी कार्य करना वो कार्य कर सकता है। तो अब देखो लोगों का या मजदूरों का प्रवाह हुआ नहीं हुआ, यानी मजदूर भी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे नहीं जा रहे। तो दूसरा जो हमारा फैक्टर था श्रम प्रवाह, हुआ या नहीं हुआ, बताओ कि हुआ या नहीं हुआ। यानी हमारा दूसरा प्रवाह भी हो गया कि भाई ब्रिटेन ने क्या किया, इनको मजदूरों की जरूरत थी, ब्रिटेन को पता था हमें हमारे लिए उगवाने हैं, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इनको मजदूर हैं वो भी उपलब्ध करवाए। और कैसे करवाई, जो इसके औपनिवेशिक क्षेत्र थे जिनमें अफ्रीका था, जिनमें भारत था, इससे और अपने यूरोप से भी जो लोग थे इनको इन क्षेत्रों की ओर भेजा ताकि वो वहां पर खेती वगैरह कर सके और यूरोप के लिए जो है वो फसल उगा सके। ये बताया जाता है कि 19वीं सदी के आसपास, सुनना, 19 सदी के आसपास लगभग 5 करोड़ लोग, लाख नहीं बोल रहा हूं मैं, 5 करोड़, 19वीं सदी के अंदर 5 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने लोग जो थे उन्होंने यूरोप को छोड़ा था और अन्य देशों की ओर गए थे सिर्फ और सिर्फ श्रम के लिए, यानी मजदूरी करने के लिए 5 करोड़ लोग जो है यूरोप से अन्य देशों की ओर गए थे श्रम करने के लिए। तो बताओ श्रम का प्रवाह हुआ नहीं हुआ, होया भाई, यानी वस्तु का प्रवाह भी हो गया, श्रम का प्रवाह भी हो गया। अब तीसरा प्रवाह कौन सा रह गया था अपना, थोड़ा दिमाग पर जोर दो, कौन सा रही हो, वस्तु हो गयो, श्रम हो गयो, और तीसरा प्रवाह था पूंजी प्रवाह, पूंजी प्रवाह। देखो इसको भी जोड़ते, ये कैसे हुआ। अब आपको इतना तो पता है कि अगर यहां पर फसल उगेगी, भाई रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में फसल उगेगी, तो ये था नहीं कि फसलों को यहाँ फेंक देगा, लो यूरोप खा लो, ये तो होने सरा के लो यूरोप खा लो, इनको किसी न किसी प्रकार से इन क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। तो उस समय समुद्री जहाजों से पहुंचाया जाता था, लेकिन ये थोड़ी समुद्री जहाज ही जाएंगे सीधे, समुद्र के वो जो बंदरगाह है जहां से जहाज रवाना होंगे वहां तक पहुंचाने के लिए भी तो नेटवर्क चाहिएगा, जिससे भाई रेलवे चाहिएगा, परिवहन भी चाहिएगा। उसके अलावा जो ये इतने लोग इतने तादाद में यहाँ गए हैं वो रहेंगे कहाँ, उनके लिए क्या चाहिए, बस्तियां भी चाहिएगी रहने के लिए, चाहिएगी नहीं चाहिएगी, यानी उनके लिए बस्तियां भी चाहिएगी रहने के लिए, रेलवे भी चाहिएगा, परिवहन भी चाहिएगा, इन सब की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। कि अगर किसी खेत में कोई गेहूं उग रहा है उसको वहां से ले जाकर ट्रकों में, ट्रक तो का जो भी थे वहां पर, उनको वहां परिवहन में डालकर फिर उनको कैसे तैसे जो है वो वहां तक बंदरगाह तक पहुंचाना, फिर वो बंदरगाहों से निकलेंगे और इतने लोग जो गए हैं वो रहेंगे कहाँ, उनके पानी की व्यवस्था, वो खाने की सारी व्यवस्था वो करना, उनके लिए बस्तियां बनाना, ये सब भी करना पड़ेगा। और इन सब के लिए क्या चाहिए, धन, पैसा चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको रेलवे बनाना है, आपको परिवहन के लिए कार्य करना है, आपको बस्तियां बनानी है, उनके लिए भी छोटी छोटी नहरें वगैरह बनवानी पड़ेगी, या उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन सब के लिए क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। अब वो पैसा कौन देगा, तो मैंने वही कहा था कि जिसको जरूरत है वो ही देगा। तो इनके लिए भी पैसा कहां से आता था, उस समय लंदन से आता था, और वो पैसा जा रहा कहां था, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब कार्य के लिए जा रहा था। तो देखो लंदन से पैसा कहां जा रहा है, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ धन का प्रवाह यानी पूंजी का प्रवाह हुआ या नहीं हुआ। यानी अगर हम देखें तो सिर्फ वस्तु प्रवाह से, श्रमिक प्रवाह से और पूंजी प्रवाह से जो है वो तीन चीजों से जो है पूरे ब्रिटेन ने जो है इन सारे क्षेत्रों को जोड़ लिया। इसमें देखो चार तो तीन तो सीधे सीधे जुड़ गए, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इनके साथ भारत भी जुड़ गया, अफ्रीका भी जुड़ गया, और भी यूरोप के क्षेत्र जुड़ गए। यानी सिर्फ ब्रिटेन के लिए, यानी ब्रिटेन के कारण जो है पूरे विश्व की एक धीरे धीरे संरचना बननी चालू नहीं हुई गया, जिसके अंदर रूस भी आ गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, खुद इधर अफ्रीका, भारत, ये सब जुड़ने चालू हो गए। तो देखो आज के विश्व के मानचित्र में भी ये सब देश है या नहीं है, अब धीरे धीरे विश्व बनना चालू होने। अब यहां से अगर भारत से लोग जाएंगे, अफ्रीका से जाएंगे, चाहे यूरोप से जाए, चाहे कहीं से भी जाए, इनमें पैसा भी जाएगा, श्रमिक भी जाएंगे, तो धीरे धीरे पैसों का भी तो प्रवाह होगा नहीं होगा, यानी अर्थव्यवस्था भी का निर्माण होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे विश्व की अर्थव्यवस्था है वो बननी चालू हो गई थी। ये हमने इस उदाहरण से पढ़ा है। चलो भाई अब आगे चलते हैं। ये बताते हैं कि उस समय जो विश्व का व्यापार था, विश्व का जो व्यापार था उस समय, ये जब ये सब घटनाएं हो रही थी,
उस समय विश्व का व्यापार जो 25 गुना से बढ़कर 25 गुना से बढ़कर 40 गुना तक हो गया था। यानी विश्व का जो व्यापार है वो उस समय 25 गुना से बढ़कर 40 गुना तक हो गया था। यहां तक हमने पढ़ लिया। तो क्या ऐसी कोई स्थिति भारत के अंदर भी हुई थी क्या? यानी जिस प्रकार से ये विश्व जुड़ा था, जिस प्रकार से लोगों का प्रवाह हुआ था, ऐसा कुछ भारत में भी हुआ था क्या? तो ऐसा भारत में भी हुआ था। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि भारत में ऐसा कब हुआ था? भारत में ऐसा किया था अंग्रेजों ने। किसने किया था? अंग्रेजों ने भारत में ऐसा किया था। वो भी किया था पंजाब के क्षेत्र में, जो वर्तमान का पंजाब है उस क्षेत्र के अंदर जो है, जिसमें थोड़ा सा पाकिस्तान का भी इलाका आता है उस समय, उस पंजाब के अंदर इन्होंने ऐसा किया था। क्योंकि इनको पता था ये पंजाब की जो जमीन है वो उपजाऊ है, तो क्यों ना हम क्या किए, वहां पर इन्होंने लोगों को बसाना चालू किया और वहां पर क्या किया, इन्होंने जो है बस्तियां बनाई। अब बस्तियों के लिए पानी की जरूरत थी, तो पहले इन्होंने क्या किया, वहां पर नहरें लाना चालू कर दी। यानी नहरें लाए और उनके आसपास में इन्होंने पंजाब के अंदर बस्तियां बसा दी। और नहरों को बोलते हैं इंग्लिश में कैनाल। तो यानी इन्होंने कैनाल और बस्ती को बोलते हैं कॉलोनी। तो इन्होंने कैनाल कॉलोनी बसाई थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कैनाल कॉलोनी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है अंग्रेजों द्वारा पंजाब के क्षेत्र में जो श्रमिकों के निवास के लिए नहरों के पास में कॉलोनी बनाई गई थी, आवास बनाया गया था, बस्तियां बनाई गई थी, उन्हें ही कैनाल कॉलोनी कहा जाता है। अब चलते हैं हम आगे कि भाई 19वीं सदी में जो इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, क्या इनमें तकनीक की कोई भूमिका थी? ईश्वर की कृपा रही। तो कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।